फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना हिस्ट्री का पोर्शन। पहली बार मैंने आपसे बताया था कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स जितना कुछ है कंपटीशन लेवल के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं यहाँ पर कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा। देखिए, एक बात ध्यान रखना कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, हिस्ट्री उसमें आती है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ उसमें आता है। मैं आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इसमें दूंगा ताकि ना एक प्रॉपर बेस हमारा तैयार हो जाए और चीजें हमें कहां से करनी है, कैसे करनी है, उसकी एक प्रॉपर समझ हमारी बन जाए। उसके लिए हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम हिस्ट्री को यहाँ पर फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी बाकी चीजों को उठाएंगे। हिस्ट्री एक बड़ा पोर्शन है और स्टूडेंट कई बार बोलते हैं कि हम याद करते हैं, हम भूल जाते हैं। देखिए, बेस्ट तरीका क्या होता है कि चीजों को अगर आप एज अ स्टोरी समझते हुए चलते हो हिस्ट्री में, और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप चलते हो, यानी कि एक टाइमलाइन के हिसाब से अगर आप चलते हो, बहुत आसानी से हिस्ट्री को कवर किया जा सकता है। फिर थोड़ा बहुत रिवीजन उसमें समय समय पर हम करते हैं तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैं आज का अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ एमसीक्यू शेयर करूंगा जो कि मैंने अभी पढ़ाया, ताकि उस पर आपको पता चल सके कि आपकी टेस्टिंग क्या है। अगर आप उन क्वेश्चन के सही जवाब देते हो, उसका मतलब आपने पूरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक समझा था। आज हमारा बिल्कुल पहला लेक्चर है। देखिए, हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। मैं आपको पहले एक बार हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूं, और मैं खुद एक, क्योंकि साइंस स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को ध्यान में रखकर करूंगा जिन्होंने हिस्ट्री आज से पहले कभी पढ़ी ही नहीं है, या फिर जो हिस्ट्री को एकदम शुरुआत से चीजों को समझना चाहते हैं, उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए, जो हमारा इतिहास है ना, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, इसको हम 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? वो 3 हिस्से, एक हमारा सबसे पहले होता है प्राचीन भारत, यानी प्राचीन इतिहास हम इसे कह सकते हैं। एक हमारे पास होता है, इसे हम मध्यकालीन या मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं, मध्यकालीन हो गया। और एक तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं आधुनिक इतिहास, ठीक है ना। तो अब आप समझना कि ये कैसे कैसे लोगों ने बांटा। इसलिए बांटा ताकि थोड़ा पढ़ने में चीजें आसान हो जाएं, इसलिए उन्होंने इस हिस्से में इसको बांटा हुआ है, ठीक है। आपको समझाने के लिए अभी मैं एक बता देता हूं कि कैसे करके हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, प्राचीन भारत में ना आपने कभी सुना होगा कि यार हड़प्पा सभ्यता थी, आपने कभी सुना होगा कि कोई सैंधव कालीन सभ्यता या सिंधु सभ्यता थी, या वैदिक कालीन सभ्यता थी, आपने सुना होगा कभी। इसके बाद आपने कभी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, आचार्य चाणक्य का नाम, इन लोगों का नाम आपने सुना होगा, बिंबिसार का नाम, ऐसे करके। फिर आपने गौतम बुद्ध का नाम, महावीर का नाम, मैं ऑर्डर में नहीं बोल रहा हूं, मैं बीच बीच में से बोल रहा हूं, इनके नाम सुने होंगे आपने अलग अलग। तो ये जो सबके सब थे, हर्षवर्धन थे, ये सबके सब प्राचीन भारत में हम इन सबको स्टडी करते हैं। हम एक एक करके बहुत स्टार्टिंग से, हड़प्पा काल से आते हुए देखेंगे इन सबको, लेकिन अभी नहीं। आज हम आधुनिक भारत से स्टार्ट कर रहे हैं पहले, क्योंकि मुझे लगता है वहां से पढ़ना आसान रहता है। लगभग लगभग आप मान के चलो कि 1192 ईस्वी से जो भी नीचे का होगा, वो सबका सब हम प्राचीन भारत में लगभग लगभग मोटा मोटा ले लेते हैं। आप बोलोगे 1192 में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, 1192 में ना एक तरह से आप समझ लीजिए कि ट्रांजिशन आता है, एक तरह का टर्निंग पॉइंट आता है। क्यों? क्योंकि 1192 ईस्वी में आपने शायद पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान जो थे तृतीय, ये पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है एक व्यक्ति के साथ, उसका नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के साथ ये तरायन का एक युद्ध होता है। उस युद्ध में इनकी हार होती है छल से या जैसे भी। उसमें ये जब हार जाते हैं तो यहां पर मोहम्मद गौरी का शासन आ जाता है। अब मोहम्मद गौरी के बाद, यानी मोहम्मद गौरी एक तुर्की का था रहने वाला, तो यहां से तुर्की साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। फिर हम उसे दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ोगे तो वो 2 हिस्सों में रहेगा। एक तो दिल्ली सल्तनत रहती है और एक रहती है मुगल सल्तनत। ये 2 हिस्सों में से रहता है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। दिल्ली सल्तनत में टर्किश जो है, तुर्की है, उनका शासन होगा, और मुगल सल्तनत में मुगल होंगे। और मुगल कौन है वो हम पढ़ेंगे आगे जाकर। तो इसीलिए 1192 में, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने आकर एक टर्निंग पॉइंट पैदा किया था, ये लगभग 1526 तक चलता है इनका कार्यकाल। फिर 1526 के बाद जब पानीपत की पहली लड़ाई होती है, तो उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है, और वो आगे आगे लगभग लगभग आपकी 1857 ईस्वी तक चलती है मुगल सल्तनत, ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ ताकि आपको समझ में आ सके कि अच्छा मोटा मोटा ये है। अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा, कुछ मैं बता रहा हूं कि यार ऐसा ऐसा है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्राचीन भारत में क्या है। मध्यकालीन भारत में हमारे पास क्या किया, दिल्ली सल्तनत हमने पढ़नी है, जहां पे हमें पढ़ना होगा कि हमने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा, इल्तुतमिश का, बलबन का नाम हमने सुना होगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी का, गयासुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का, सिकंदर लोदी का, इब्राहिम लोदी का, इनका नाम सुना होगा। ये सबके सब मध्यकालीन भारत में आएंगे। फिर उसके बाद इनके बाद जो आएंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब के सब, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, ये सब औरंगजेब, ये सब के सब मुगल सल्तनत, ये होगी मध्यकालीन भारत के अंदर। उसके बाद आधुनिक भारत जो हमारा स्टार्ट होता है, मोटा मोटा मान लेते हैं कि आधुनिक भारत को जब अंग्रेज आए थे वहां से हम लगभग स्टार्ट करते हैं इसे।
और अंग्रेज आए थे, और लगभग जब अंग्रेज गए तो तब तक हम अपने आधुनिक भारत को समझते हैं। कई बार इसे 1947 से आगे तक भी देख लिया जाता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से, यानी जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें पढ़ना होता है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं आधुनिक भारत से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। ज्यादातर क्वेश्चन आजकल आधुनिक भारत से ही बन रहे हैं और समझ के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि आपकी एक समझ बन सके, ताकि हम पीछे कुछ चीजों को भी बाद में कवर कर सके। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये हमारा ऑर्डर रहेगा पढ़ने का। ठीक है, अभी इसमें स्टूडेंट्स ये जो आधुनिक भारत है, हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब मैं आपको एक सबसे पहली बात बताता हूं कि यूरोपियंस जो थे, हम जानते हैं कि 5 तरह के अलग अलग महाद्वीप हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ध्यान रखना, लेकिन उन्हीं में से एक है यूरोप। यूरोप के जो लोग थे वो गलती से, उनमें से एक इंसान यहां भारत पहुंच गया था, लेकिन जब उसने भारत की संपदा को देखा कि यार भारत कितना अमीर है, भारत में कितनी तरह की चीजें मिलती हैं, यहां से अच्छा व्यापार हो सकता है, तो यहां से काफी प्रभावित हुआ। उसने अपने यूरोप में जाकर जब इस बात का उसको लोगों को पता चला, तो फिर वहां से और भी बहुत सारे यूरोपियंस भारत में आने लग गए व्यापार करने के उद्देश्य से, और धीरे धीरे इसी क्रम में अंग्रेज भी भारत में आए, और फिर आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में शासन किया। अभी ये जो ऑर्डर लिखा गया है, इसी ऑर्डर में हमारे पास यूरोपियंस भारत में आते हैं। अभी मैं आगे मैप भी दिखाऊंगा आपको क्लियरिटी हो जाएगी। सबसे पहले यूरोपियंस जो भारत में पहुंचे थे वो पुर्तगाली थे। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा ज्यादातर ध्यान ना याद करने में नहीं होना चाहिए, समझने में होना चाहिए। आप अब बिल्कुल रट्टा मार के मत बैठना कि पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली आए थे, वो नहीं। जब हम पुर्तगाली को डिटेल में पढ़ेंगे कि वो आए थे, उन्होंने क्या किया, भारत पर उनके क्या प्रभाव पड़े, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। ठीक है, देखिए, तो पुर्तगालियों का जब भारत में आगमन होगा सबसे पहले, उसके बाद डचेस आएंगे, उसके बाद अंग्रेज भारत में आते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास डेनिश आते हैं, फिर हमारे पास फ्रांसीसी आते हैं। एक एक करके हमें 1 बाय 1 इन सबको पढ़ना है। आज का हमारा सेशन टोटली बेस्ड होगा पुर्तगालियों के आगमन पे, कि पुर्तगाली, क्योंकि पहले यूरोपियंस भी थे जो भारत में आए थे, और इन्होंने आकर भारत में क्या क्या किया, और इनके आने से भारत में क्या प्रभाव पड़े, इन चीजों को हम थोड़ा सा आज की सेशन में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करें सबसे पहले कहां से, पुर्तगालियों के आगमन से। प्लीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन रखना, चीजों को सेट रखना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बिल्कुल कुछ भी जो सामने आए वो मत पढ़ते रहना, ठीक है ना। ऐसा होता तो मैं आपको एमसीक्यू सीधे सीधे करवाता, और लास्ट में मैंने एमसीक्यू भी रखे आपका टेस्ट करने के लिए। देखिए इधर, ये अगर आप समझेंगे तो ये इंडिया है, अगर आपको थोड़ा पता होगा ये इंडिया का इलाका है, ठीक है ना। ये इंडिया एशिया में आता है, ये पूरा को पूरा ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट आप समझ सकते हो मोटा मोटा कि ये एशिया के अंतर्गत आता है, ये वाला इलाका। अब जो मैं एक डिफरेंट कलर से कर रहा हूं, लेट्स से ब्लू कलर से कर रहा हूं, ये वाला इलाका अगर आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह का, ये मोटा मोटा ये वाला इलाका यूरोप का इलाका है। अभी मैं इसको एक अलग से मैप में दिखाऊंगा आपको, और ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, बहुत मजा उस समय भी आएगा। फिलहाल ये यूरोप में ये जगह जो यहां पर कोने में, ये पुर्तगाल है, इसके बगल में ये स्पेन है, ठीक है ना, और बाकी नहीं बता रहा मैं आपको। यहीं पर पुर्तगाल की एक राजधानी है जिसका नाम है लिस्बन, जो आज भी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लिखा हुआ है। इस लिस्बन से एक व्यक्ति जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो चलता हुआ गया। वो एक नाविक था, मतलब एक जहाज में जाता था इधर उधर व्यापार करने के लिए। जब वो गया तो रास्ते उससे भटक गया वो, और भटकते भटकते वो यहां पहुंचा अफ्रीका, जो ये अफ्रीका महाद्वीप है जो आपको पूरा दिख रहा है ना, ये नीचे का, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है, जो कैप ऑफ गुड होप जिसे कहते हैं, वहां से इसने ऊपर को यू टर्न लिया, और यू टर्न लेते हुए जब ये यहां से गया, फिर ऐसे गया, भटकता भटकता गया, और फाइनली ये फिर यहां पर जाकर पहुंचा इंडिया में। इस जगह पे इंडिया की जमीन में पहुंचा। वो जमीन थी कालीकट, केरल में। तो केरल में पहली बार जो आया व्यक्ति ये था वास्को डी गामा। कभी कभी कहते हैं कि भारत की खोज किसने करी, वास्को डी गामा। भारत की खोज उसने इस सेंस में करी कि अपने लोगों को उसने बताया कि भारत भी कोई जगह है। भारत की खोज जैसी चीज नहीं करी उसने। भारत में तो लोग पहले से रह रहे थे, अच्छे से राजा महाराजा रह रहे थे इस समय, तो उसने सिर्फ बताया कि यार भारत भी एक जगह है। जब वो व्यापार करके गए यहां से, तो उसको फिर काफी फायदा वगैरह हुआ, वही बात है। तो आपको शायद समझ में आया होगा कि समुद्र के रास्ते पूरी तरह से आया है। तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि इसका रास्ता क्या था, समुद्र का रास्ता था। आपको लग रहा होगा अभी यार, आप बोल लोगे यार इतना लंबा क्यों आ रहा है, यहीं से कहीं से शॉर्टकट मार लेता ना, सीधा अगर आना ही था तो। उसको पता नहीं था ना कि जाना कहां है मुझे। वो तो धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि यार मैप क्या चीज होती है, उसमें मैप भी नहीं थे, जब लोगों को मैप के बारे में जानकारी भी कि अच्छा क्या है क्या नहीं है, शॉर्टकट वगैरह, तो फिर लोगों ने, अंग्रेजों ने एक काम किया बाद में। अभी मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि अंग्रेजों ने अपने लिए एक रास्ता निकाला। यहां से आपको दिख रहा है रेड सी, इस रेड सी से, और ये आपका भूमध्य सागर है, इन दोनों को मेडिटेरेनियन सी कहते हैं इसे, इन दोनों को यहां पर जोड़कर एक स्वेज नहर बनाई थी। ये अभी भविष्य में हम पढ़ेंगे, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो एक शॉर्टकट हो गया कि नहीं हो गया यहां से आने का, बिल्कुल।
हो गया। तो ये बाद में हुआ जब मैप वगैरह बने, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक किस्म के लोग आए, तो फिर तभी हुआ था। फिलहाल तो अभी क्या बेचारा समुद्र के रास्ते वास्को डी गामा भारत पहुंचा ही है। अब मैं आपको एक बार जो बता रहा हूं प्लीज सुनना, मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स आपके लिए बनाए हैं, पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम में। अभी आप पूरा फोकस करना सिर्फ पढ़ने पर, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको नोट्स दूंगा और वो नोट्स ऐसे होंगे कि आपको सिर्फ देखना है उन्हें, आपको एकदम याद हो जाएंगे पहले, लेकिन आपको ध्यान से सेशन को देखना है। देखिए सबसे पहले 1498 ईस्वी में, मैं आपके लिए देखिए क्या कर रहा हूं, इस तरीके से आपको हिस्ट्री को पढ़ना है जैसे मैं लिख रहा हूं। ये आपका तरीका होगा हिस्ट्री पढ़ने का। अब आप बोलोगे यार ये क्या है, बहुत इजी चीजें हैं, आप एक बार देखते रहो, आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप बोलना, ठीक है ना। हाँ देखिए ऐसे पढ़ते हैं हिस्ट्री को, ये हो गया। अब इसमें यहां पे चाहो तो आप 1530 भी लिख दो, बस मोटा मोटा इतना ही है। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या हुआ। सबसे पहले 1498 ईस्वी है सबके सब, पहला पुर्तगाली यात्री, या आप इसे पहला यूरोपियन भी कह सकते हो, जिसका नाम था वास्को डी गामा, भटकते भटकते कहां पर पहुंच गया, भारत में पहुंच गया। वास्को डी गामा कहां पर पहुंचा भारत में, कौन सी जगह पहुंचा, कई बार आया था कालीकट में पहुंचा। कालीकट कहां पर है, केरल में है। तो ये कालीकट केरल में पहली बार पहुंचा। ये चकाचौंध रह गया देख के कि यार ये ऐसी भी जगह कोई होती है, इतना खतरनाक व्यापार हो रहा है यहाँ पर, जबरदस्त। बताते हैं कि जब ये आया था, जितना इसने अपना रुपया वगैरह खर्च किया था अपनी यात्रा के दौरान, उसका लगभग 60 गुना 60 टाइम्स प्रॉफिट ले गया ये कमा के। यानी कि जो सामान यहां से, मान लेते हैं कि यहां से 1 रुपए की चीजें अपने ले जाता था भारत से खरीद के, और अपने देश में जाकर 60 रुपए की वो बेचता था उस चीज को। तो इस तरह से फायदा इसने कमाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरा पुर्तगाली यात्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है दूसरा पुर्तगाली यात्री या फिर दूसरा यूरोपियन कौन था भारत आने वाला, तो उसका नाम था कैब्राल। वैसे इसका बड़ा सा नाम है, लेकिन आप कैब्राल याद रखो, सही रहेगा। तो कैब्राल कौन है, दूसरा पुर्तगाली यात्री या दूसरा यूरोपियन, आप इसे समझ सकते हो, जो भारत में आया था, ठीक है। उसके बाद 1502 में वास्को डी गामा 1 साल का आराम करके बोलता है दोबारा जरा जाके आऊं और फिर से अपना मुनाफा कमा के आऊं। तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। ये ऐसे पढ़ना है, नोट्स हमारे ये रहेंगे। अभी मैं आपको आगे प्रोवाइड कराऊंगा ये सारी चीजें, अभी तो मैं लिख रहा हूं, अभी मैं आपको प्रॉपर वे में दिखाऊंगा, ठीक है ना, कैसे कैसे होती है। इसके बाद 1503 ईस्वी में, अभी पुर्तगाली जब यहां आ गए, इन्होंने कहा यार ये तो ठीक है, हम आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ एक ठिकाना भी तो हमारा होना चाहिए, आ रहे हैं, तो इन्होंने बोला एक फैक्ट्री बनाते हैं। इन्होंने एक फैक्ट्री सबसे पहले यहां पर कोचीन में एक फैक्ट्री बनाई। कोचीन कहां पड़ता है सर, केरल में पड़ता है। मैप में दिखा सकते हो क्या आप, हाँ मैं दिखा सकता हूं, थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा, ताकि आपको विजुअलाइज हो सके चीजें कि कहां पे कौन कौन कैसे आया था, अभी दिखाऊंगा। तो कोचीन में आया था। उसके बाद एक कन्नूर नाम की जगह, जिसे आज की डेट में केरल का ताज कहते हैं, क्राउन ऑफ केरला। तो केरल का ताज, क्योंकि इतना प्राकृतिक चीजों से अच्छी तरीके से खूबसूरत जगह कन्नूर काफी ज्यादा, तो वहां पर इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने अपनी कन्नूर में बनाई। पहली फैक्ट्री इनकी कहां बनी थी सर, कहां बनी थी, केरल में बनी थी पहली फैक्ट्री, ये ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा, आप चिंता मत करना कि अरे शॉर्ट शॉर्ट क्या लिख रहा है, आगे दिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। मैं वही 10-12 लाइनें लिख दूंगा तो फिर बिल्कुल एकदम अजीब सा हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट पीपीटी भी दिखा सकता हूं, मैं लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ अच्छे से आए। देखिए 1505 से 1508 के बीच में पहला पुर्तगाली एक वॉयसराय, यानी पुर्तगाली जो लोग हैं वो एक प्रतिनिधि बना के भेजते हैं अपना, जिसे वॉयसराय कह सकते हैं या गवर्नर आप कह सकते हैं, उसको भेजते हैं। इसका नाम है अल्मीडा, पूरा नाम है इसका फ्रांसिसो डी अल्मीडा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्मीडा चलेगा। ये अल्मीडा लगभग 1505 से 1509 तक रहता है मोटा मोटा, लेकिन 1508 लिखने के पीछे एक कारण है, क्योंकि ये कौन है, ये पहला गवर्नर, आप पहला वॉयसरॉय कुछ भी कह सकते हो इसे यहाँ का, ठीक है ना। होता क्या है कि ये 1508 ईस्वी में, क्योंकि समुद्र के रास्ते इन लोगों के व्यापार वगैरह चलते थे, और यहां पर पहले से जो अरब के लोग थे, जो मिस्र के लोग थे, जो अपने भारत के गुजरात के लोग थे, ये पहले से व्यापार करते थे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कहां कैसे कैसे करते थे व्यापार, देखिएगा जरा थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूं आपको थोड़ा। देखिए ये जगह है वो जहां पर चीजें हो रही हैं, देखिएगा। ये आप देखेंगे सबसे पहले ये जो कालीकट की जगह, ये कालीकट आपको दिख रहा होगा, यहां पर उसने प्रवेश किया, किसने, ये आया था आपका वास्को डी गामा, सबसे पहले यहां पर आया था। अब यहां पर ये समुद्र का रास्ता है, यहां से सबके सब लोग व्यापार कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात क्या हो गई कि इन्होंने जो यहां पर पहले से व्यापार कर रहे थे, उनको इस पुर्तगाली के आने से प्रॉब्लम होने लग गई। तो 1508 ईस्वी में इनके बीच में लड़ाई छिड़ गई। 1508 में एक लड़ाई हुई जिसे कहते हैं कि मुस्लिम बेड़ा जो था, मतलब मुस्लिम बेड़े मतलब आप मुस्लिम जो गुट था आप समझ सकते हो, उसकी लड़ाई हो गई किसके साथ, इसके साथ, अल्मीडा के साथ। अल्मीडा किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो पुर्तगालियों का। मुस्लिम बेड़े में 3 लोग आते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आता है मुस्लिम बेड़ा मतलब कौन मुस्लिम। इसमें एक आते हैं तुर्की जो टर्किश थे, और एक आपके आते हैं मिस्र के, और एक आपके आते हैं गुजरात के मुस्लिम, ये इसमें आते हैं,
ठीक है, ये तीन के तीन इसमें लड़ते हैं, ठीक है ना, मिस्र, तुर्की और गुजराती, मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है, ये तीन इसमें यहां पर लड़ेंगे, अल्मीडा के साथ लड़ते हैं और अल्मीडा को हरा देते हैं पहले बारी में। अल्मीडा निराश होता है लेकिन वो दोबारा से लड़ता है, फिर 1509 ईस्वी में वो इन्हें हरा देता है। अल्मीडा दोबारा से लड़ता है, इन्हें हरा देता है। उसी समय 1509 ईस्वी में अल्मीडा को बोलते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आप घर जाओ वापस अपने पुर्तगाल। अब एक नया गवर्नर ले आए, इस गवर्नर का नाम रखेंगे अल्बुकर्क, और ये बड़ा जबरदस्त इंसान है। अल्बुकर्क ये वही इंसान है जिसके दम पे पूरा पुर्तगाल यहां पर स्थापित हो पाया, यानी पुर्तगाल को वास्तविक संस्थापक, कभी क्वेश्चन आएगा कि पुर्तगाली जो यहां पर उसका वास्तविक संस्थापक कौन था भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का, तो उसका नाम है अल्बुकर्क, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अल्बुकर्क 10 बार पढ़ेंगे अपने आप याद होगा, मैं जहां पे ट्रिक की जरूरत होगी दूंगा। फिर 1510 में अल्बुकर्क क्या करता है कि 1510 में गोवा को अपने कब्जे में ले लेता है। भारत का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गोवा को अपने कब्जे में ले लेता है। गोवा में एक यहां पर शासक थे, बीजापुर के शासक थे, आदिल शाह उनका नाम था, उनका दिल बहुत बड़ा था इसलिए उनका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह से वो क्या करता है, गोवा को छीन लेता है, हड़प लेता है, युद्ध करके हरा देता है और गोवा पर अपना अधिकार कर लेता है। किससे अधिकार करता है, कई बार ये क्वेश्चन बना एग्जामिनेशन में कि गोवा को लिया किसने, लिया अल्बुकर्क ने लिया, किससे लिया, ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ये लिया आदिल शाह से। आदिल शाह कहां के शासक थे, कई बार ये बन जाता है, बीजापुर के थे, गोलकुंडा के थे या विजयनगर के थे। सर ये बीजापुर के शासक थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बीजापुर का एक शासक था जिनका नाम था आदिल शाह, से गोवा को ले लिया। उसके बाद 1511 ईस्वी में ये मलक्का मंडी, ये मलक्का पड़ता है दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि आप समझते हैं ना जो म्यांमार वाला इलाका है, यानी कि भारत का जो पूर्व का इलाका है जहां म्यांमार है, थाईलैंड है, ऐसी जगह हैं, उस जगह पे मलक्का एक जगह, मलक्का मंडी, वो बहुत फेमस थी मसाले वगैरह के। ये मलक्का पर भी अधिकार कर लेता है अल्बुकर्क, इसलिए ऐसे कह रहे हैं कि ये संस्थापक था यहाँ का सही मायने में पुर्तगालियों का, कि इसने बड़ी बड़ी चीजों को जीत लिया था। 1515 में ये हॉर्मूज को जीत लेता है। आप बोलोगे हॉर्मूज का है, हॉर्मूज क्या है, भारत के पश्चिम में, दिखाता हूं मैं आपको पहले, ठीक है, देखिएगा। अब इन चीजों को जो मैंने आपको पढ़ा ना, यहां देखिए जरा इस चीज को। सबसे पहले जो पुर्तगाली का भारत आगमन हुआ था वास्को डी गामा, 1498 अभी बताया, 1500 में कैब्राल आया, 1503 में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री बनी है, 1505 में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री बनी है। कहां पर बनी है, पहली बनी है कोचीन में, दूसरी बनी है कन्नूर में, दोनों के दोनों कहां पर हैं, केरल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली कहां बनी, दूसरी कहां बनी, 10 बार पूछे गए क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं लिख रही कोई भी चीजें। पहला वॉइसरॉय कौन था सर, पहला वॉइसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, अभी बताया, 1505 से 1509 तक रहा था। 1508 में जो लड़ाई हुई थी जिसका मैंने नाम लिया था उसको चौल का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि चौल नाम की जगह पे भी थी, चौल का युद्ध कहते हैं। और चौल का युद्ध किसके बीच में हुआ था, मुस्लिम बेड़े और अल्मीडा के बीच में हुआ था। पहले वाले में तो अल्मीडा हार गया था, लेकिन दूसरे वाले में अल्मीडा जीत गया था। अल्मीडा की कर दी है छुट्टी, अब आ गया दूसरा जो पुर्तगाली वॉइसरॉय था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में जब भारत आया तो उसने, मैंने आपको क्या बताया कि हाँ, उसकी एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि इसने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया था, केरल में। आप अगर देखोगे कोचीन की बात याद आ रही कि कोचीन में पहली फैक्ट्री बनी थी, ये बात भी सही है, लेकिन अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय कोचीन में सेट किया, केरल में उसने अपना मुख्यालय बनाया, एक बात। दूसरी बात, बीजापुर के शासक आदिल शाह से उसने गोवा पर अधिकार किया, मैंने अभी आपको बताया 1510 में। 1511 में मलक्का मंडी पर उसने अधिकार किया। मलक्का कहां पर है देखिएगा, जैसे ये अगर अपना भारत है ना, इस तरीके से भारत है, तो यहां पर ये जो इलाका, ये दक्षिण, ये वाला इलाका जो है, ये दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं इसे। यहां पर मलक्का एक जगह, उस पर अधिकार किया इसने। मुख्यालय कहां बनाया, कोचीन, केरल में अपना मुख्यालय बनाया। यहां से उसने, यहां पे 1510 ईस्वी में उसने यहां पर गोवा को जीता, अभी दिखाऊंगा आगे मैप में। उसके बाद 1511 में उसने मलक्का मंडी पर कब्जा किया। 1515 ईस्वी में उसने हॉर्मूज पर, क्योंकि यहां जो अफ्रीका के पास ये जगह है, ये हॉर्मूज, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बेसिकली एशिया में ही है, हॉर्मूज पर अधिकार किया 1515 ईस्वी में, और ये आपको दिखा रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि हॉर्मूज को 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने फारसी फौज की मदद से वापस अधिकार में ले लिया था। यानी कि जो हॉर्मूज पर कब्जा किया था, किसने किया था सबसे पहले कब्जा, हॉर्मूज जो कि फारस की खाड़ी के पास है, सबसे पहले पुर्तगालियों ने इसे अपने अधीन किया। लेकिन फ्यूचर में 100 साल के करीब बाद में 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। किसकी मदद से, फारसी फौज की मदद से, यानी उन्हीं की फौज की मदद से जिस पर इसने कब्जा किया था, हॉर्मूज यानी फारस। ठीक है, तो ये कुछ बातें भी। अब एक अगला पुर्तगाली व्यक्ति आता है, ये तीसरा तो नहीं है, लेकिन ये इनके बाद कुछ खास लोग आए नहीं, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के बाद। लेकिन जो एक खास बंदा आया, इसका नाम था कुन्हा। मेन याद रखो, कुन्हा, जैसे कोन्ही होती है ना, वैसे कुन्हा है। कुन्हा ने गोवा को मुख्यालय बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं।
गोवा को जीता किसने? अल्बुकर्क ने। लेकिन गोवा पर अपना मुख्यालय किसने बनाया? कुन्हा ने बनाया। समझ में आ रही है बात? अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय कहां बनाया था? कोचीन में। अभी मैं एक प्रॉपर स्टोरी लास्ट में सुना दूंगा। इसकी एक खास बात है कि इसने बेसिन पर अधिकार किया। अभी मैं मैप में दिखाऊंगा जो जो चीजें हो रही हैं। बेसिन कहां पड़ता है? गुजरात के पास, आप समझ सकते हैं, सूरत के पास। ये जो बेसिन पर अधिकार किया 1535 में, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने उस समय बहादुर शाह को हराया था। आप बोलोगे यार बहादुर शाह कौन है? बहादुर शाह बहुत बड़ा दुश्मन था हुमायूं का। हुमायूं का नाम सुना है ना? जब हम हुमायूं को पढ़ेंगे आगे तो लिंक करना बात को, क्योंकि जब ये पुर्तगाली आए ना उस समय यहाँ मुगल सल्तनत चलने लग गई है, क्योंकि अब यहाँ पे हुमायूं वगैरह आने लग गए। लेकिन हुमायूं का एक बड़ा दुश्मन था बहादुर शाह, जो गुजरात का शासक था। लेकिन इस गुजरात के शासक को कुन्हा ने हराया और समुद्र में डुबा के मार दिया ऐसे बहादुर शाह को। ठीक है, ऐसे करके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फादर वगैरह होते हैं, जो क्रिश्चियंस के जो पादरी होते हैं, पहला पादरी जो कि फ्रांसिस्को जेवियर का आगमन भी अल्फांसो डिसूजा के समय हुआ था। अल्फांसो डिसूजा यानी कि एक तरह का गवर्नर था, जैसे कुन्हा है, अल्बुकर्क है, अल्मीडा, इनकी तरह। तो पहला जो कोई पूछेगा कि पुर्तगाली पादरी का नाम क्या है? सेंट जेवियर। आपने सुना होगा आज की डेट में स्कूल होते हैं सेंट जेवियर कॉलेज या सेंट जेवियर स्कूल, वो ऐसी यहीं के नाम से पढ़े हुए। तो फ्रांसिस जेवियर जो थे ये पहले पादरी थे पुर्तगाली जो भारत में आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि पहले पुर्तगाली पादरी जो भारत में आए थे। ठीक है, इस समय आए थे। किसके समय आए थे? तो ये आए थे अल्फांसो डिसूजा के समय। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अभी तक मैं एक बार क्विकली बता देता हूं कि हमने क्या पढ़ा, क्योंकि यहां पर ये चीजें खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब प्लीज एक बार कामली सुनो चीजों को कि क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था 1498 के करीब। फिर उसके 2 साल बाद 1500 में कैब्राल आ गया, दूसरा पुर्तगाली। फिर 2 साल बाद दोबारा से आना हुआ वास्को डी गामा का 1502 ईस्वी में। फिर 1503 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बना दी कोचीन में, केरल में। फिर 1505 ईस्वी में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री बना दी कन्नूर में, जो केरल में ही पड़ता है। फिर 1505 से लेकर 1508 ईस्वी के करीब या 9 ईस्वी तक आप मान के चले कि एक गवर्नर, इनका पहला गवर्नर आता है, उसका नाम है अल्मीडा। अल्मीडा को कहते हैं कि इसने शांत जल की नीति के लिए भी, इसको नीले जल की नीति के लिए भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसने समुद्र न केवल व्यापार पर अपना काम किया बल्कि चीजों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करना भी इसने स्टार्ट कर दिया था। तो शांत जल की नीति भी अल्मीडा लाया था। तो पहला गवर्नर जो था या पहला वॉइसरॉय जो था, उसकी खास बात क्या है कि उसने एक लड़ाई लड़ी थी। कौन सी लड़ाई थी? चौल की लड़ाई थी। किसके बीच में लड़ी गई थी? मुस्लिम बेड़े और पुर्तगालियों के बीच में। मुस्लिम बेड़े में कौन थे? मिस्र थे, टर्किश थे और गुजराती मुस्लिम थे। ये लड़े, पहले वॉर में इन्होंने हरा दिया अल्मीडा को, दूसरे में अल्मीडा ने इन्हें हरा दिया। फिर अल्मीडा को बोला आप घर जाओ, बहुत लड़ लिए आप। अब बुलाया किसको? अब अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क का आना हुआ। अल्बुकर्क क्यों इतना फेमस है 1509 ईस्वी में जो आया था? क्योंकि वो दूसरा पुर्तगाली वॉइसरॉय था, एक बात। दूसरी बात, उसने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिल शाह को हराया उसने, जो कि बीजापुर का शासक था। 1511 में वो दक्षिण पूर्व एशिया में जाकर मलक्का मंडी पर कब्जा कर लेता है। 1515 में फिर वो पश्चिम की तरफ जाकर हॉर्मुज पर अधिकार कर लेता है, जिसको बाद में 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था। उसके बाद इसका हो गया ठीक ठीक काम लगभग। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ टाइम बाद आगे चल के लगभग 1530 ईस्वी में पहली बार पुर्तगाल का जो मुख्यालय बनाया पुर्तगालियों ने, वो गोवा में कब बनाया? 1530 में। किसने बनाया? कुन्हा ने बनाया। फिर कुन्हा ने एक इंपॉर्टेंट काम किया बेसिन के संदर्भ में, उसने बहादुर शाह को हराया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुन्हा ने हराया, कुनी मारकर हरा दिया बेसिन में। ठीक है, उसके बाद पहला फ्रांसीसी जो पादरी थे उनका नाम था सेंट जेवियर, इन्हें फादर भी कहते, फ्रांसिस्को जेवियर भी कहते थे, और ये डिसूजा के समय भारत में आए थे, लगभग इस समय हो गया पुर्तगालियों का मेन टाइम। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि जो जो मैंने आपको चीजें बताई, एक बार मैप में फटाफट से उन्हें देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो ये पुर्तगाली हैं, ये कहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी? कोचीन में बसाई थी। उससे पहले कैलीकट में आए थे, यानी कि कालीकट में ये लोग आए थे, यानी पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा था पहली बार आया था। उसके बाद यहाँ पर ये जो जगह है ये है आपकी कोचीन में इसने 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। फिर उसके बाद 1505 में कन्नूर में, जो कि क्राउन ऑफ केरला है, उसमें इसने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई पुर्तगालियों ने। फिर उसके बाद कुछ खास चीजें और कौन कौन सी है? चौल में लड़ाई हुई थी। किसकी लड़ाई हुई थी? अल्मीडा की। चौल का युद्ध 1508 में करीब हुआ था। किसके बीच में? अल्मीडा और मुस्लिम बेड़े के बीच में हुआ था। मुस्लिम बेड़े में तुर्की थे, मिस्र थे और गुजराती मुस्लिम थे। चौल की लड़ाई हुई थी। ठीक है,
ये जो लिखा हुआ है इसके नीचे 1521 का मतलब ये हुआ कि इन्होंने कब कब्जा किया इस पे ना, तो कब्जा किया दिखा रहा है कि, और कब इनका शासन इससे हटा वो बाद में बताया गया 1740 में। और काम की चीजें कौन सी है, गोवा बहुत काम की चीज है। किसने गोवा पे कब्जा किया, अल्बुकर्क ने किया। कब किया, 1509-10 के करीब किया। उसके बाद जो ये इसमें मुख्यालय किसने बनाया अपना, पुर्तगालियों में मुख्यालय किसने बनाया, कुन्हा ने बनाया। कब, 1530 में। ध्यान रखना, अल्बुकर्क ने नहीं बनाया मुख्यालय। अल्बुकर्क ने कहां बनाया था मुख्यालय, कोचीन में, केरल में। उसके बाद और काम की चीजें क्या है इसमें, बेसिन। बेसिन कहीं नजर आ रहा है आपको, इसमें देखना बेसिन अगर आपको कहीं नजर आ रहा है, ये बेसिन आपको दिख रहा होगा 1534। क्यों इंपॉर्टेंट है बेसिन 1534, क्योंकि इसमें बहादुर शाह को इसने हराया था। किसने, कुन्हा ने। अच्छा, बहादुर शाह इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हुमायूं का बड़ा खतरनाक कॉम्पिटिटर था, इसीलिए बहादुर शाह एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो कई बार सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि बेसिन पर अधिकार के लिए किसने हराया। आपको लग सकता है कि यार ऐसे तो हमें हर एक याद करना पड़ेगा, हर एक नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे बेसिन इंपॉर्टेंट है कि कब इस पर अधिकार किया इन्होंने और कब ये हटे यहां से पुर्तगाली, ठीक है। बाकी सूरत वगैरह भी है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो मैं आपको बता रहा हूं, और इन्हीं पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, हर एक पे नहीं देना। उसके बाद काम की चीज है ये चटगांव, एक जगह आगे जाकर ये बिल्कुल आप ये लगा ली, चटगांव तो हमारा पीछा लास्ट तक नहीं छोड़ेगा, जब तक भारत आजाद नहीं होता तब तक चटगांव के विद्रोह वगैरह होंगे, बहुत कुछ होगा चटगांव में। तो चटगांव पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। इसे महान बंदरगाह की संज्ञा किसे दी जाती है, 4 ऑप्शन आएंगे, विशाखापत्तनम, नागपत्तनम, मछलीपत्तनम या फिर आपके चटगांव। चटगांव, चटगांव को महान बंदरगाह की संज्ञा दी गई है। कब इन्होंने कब्जा किया, हो सके तो याद रख लो 1528 में, ठीक है, जब आपके पास घाघरा वगैरह का लड़ाई लड़ रही थी, बाबर की लड़ाई चल रही थी जब, उस समय की बात है ये। इसके बाद हुगली, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हुगली। मुझे बताना आपकी हुगली है कहां पर, आपको पता होना चाहिए। हुगली पर 1579 में इन्होंने कब्जा किया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पुर्तगालियों का आधिपत्य कब समाप्त हुआ, हुगली से, ये इंपॉर्टेंट है। 16 दूनी 32, 1632 में। किसने करवाया समाप्त, शाहजहां ने। 1632 में शाहजहां ने। शाहजहां कौन था, जहांगीर का बेटा, औरंगजेब का पापा, ठीक है ना, और अकबर का पोता, ठीक है, वो है शाहजहां। तो कहने का मतलब ये है। अब इसमें काम की और कुछ चीजें, 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो गई। और एक तो है मसूलिनीपट्टनम कहते हैं इसे, कुछ लोग इसे मछलीपत्तनम भी कहते हैं। ये मसूलिनीपट्टनम जो जगह आपको दिख रही है, अगर आपसे मैं पूछूं किस तरफ को दिख रहा होगा, आपको आंध्र प्रदेश की तरफ दिखाई दे रहा होगा, जो आज का आधुनिक आंध्र प्रदेश है। तो ये मसूलिनीपट्टनम और ये पुलिकट, आपने पुलिकट झील का नाम शायद सुना होगा, जो आंध्र और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है। तो पुलिकट झील की अगर हम बात, झील की नहीं यार, पुलिकट जगह की मैं बात कर रहा हूं। तो पुलिकट और मसूलिनीपट्टनम ये 2 जगह थी जहां से ये वस्त्र का व्यापार करते थे, कपड़ों का व्यापार करते थे। भारत में बड़े तरह तरह के कपड़े उस समय बनते थे, अच्छी अच्छी उसमें हैंडीक्राफ्ट का यूज होता था। तो इसीलिए आपको पता ना चाहिए कि मसूलिनीपट्टनम और पुलिकट वो 2 जगह थी। कभी कभी आ जाएगा इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां से पुर्तगालियों ने वस्त्र का निर्यात किया करते थे। एक है मछलीपट्टनम और दूसरी है पुलिकट, एमपी, ठीक है ना। हाँ, ऐसे करके आप ये देखें कि एक जो इंपॉर्टेंट इसमें और चीज बन जाती है वो है नागपत्तनम, क्योंकि नागपत्तनम वो जगह है, कभी क्वेश्चन आएगा कि पुर्तगाली जो शेष एशिया था भारत को छोड़कर, उसके साथ अपना व्यापार कहां से करते थे, तो वो करते थे नागपट्टनम से। नाग होता है ना, नाग, वहां से। तो नागापट्टनम से करते थे। क्या करते थे, एशिया के साथ व्यापार। एशिया मतलब जैसे चाइना हो गया या साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये वाला इलाका, म्यांमार वगैरह वाला इलाका, या फिर फारस वगैरह वाला इलाका हो गया, इसके साथ व्यापार करते थे नागपट्टनम की जगह से। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं मैप में, क्योंकि जो एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो इन चीजों को गूगल कर करके ढूंढता है कि कहां कहां पर ये चीजें, ताकि एक अच्छी विजुअलाइजेशन हो पाए। तो मैं आपको इसलिए डायरेक्ट दिखा रहा हूं ताकि आपका वो समय बच सके, ठीक है। नागपट्टनम समझ में आ गया। और यहां से कोई सच खास नहीं है, जो खास है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा और पिक्चराइज हो गई चीजें, कभी भूलोगे नहीं आप। कल को यही आ गया, मान लिया कि बताओ कि नागपट्टनम पश्चिम में है, भारत के पश्चिमी घाट की तरफ या पूर्वी घाट की तरफ है, कई लोग यही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नागपट्टनम की पोजीशन अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु की तरफ है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछेगा कि यार पुलिकट है, तमिलनाडु की तरफ है, अब जो आपका मछलीपट्टनम है ये आंध्र प्रदेश की तरफ है, ऐसी कोचीन कहां है, कन्नूर कहां है, ये पश्चिम की तरफ है, भारत के पश्चिम घाट की तरफ है। कोचीन और केरल में ही है, कोचीन और कन्नूर। तो ये पता होना चाहिए। ऐसे जब आप देखोगे, विजुअलाइज करोगे, अपने आप पता लगेगा। कल को कोई एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आपके मेंस में, एग्जामिनेशन में, कि बताइए पुर्तगालियों के बारे में, आप नीचे का ये पेनिनसुलर इंडिया बना दोगे, नीचे का प्रायद्वीपीय भारत, और उसमें 2 4 5 जगहों को अगर दिखा दोगे, कितना अच्छा आपका आंसर हो जाने वाला है। तो ये चीजें ऐसे की जाती है। अभी हम आगे देख रहे हैं फाइनली कि पुर्तगाली भारत में आ तो गए, लेकिन पुर्तगालियों के भारत में आने के बाद उनका प्रभाव क्या पड़ा, भारत पर उनका प्रभाव क्या पड़ा उनके आने के बाद। देखिएगा, पुर्तगालियों का जब भारत में आगमन हुआ तो उससे कुछ चीजें हुई। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने हिंद महासागर पर व्यापार पर एकाधिकार कर लिया।
हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार करने का मतलब पहले समझ लो कि हिंद महासागर है कहां। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते, मैं बता देता हूं। ये पूरा जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है सारा समुद्र है, और ये समुद्र का नाम हिंद महासागर है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं कि जो ये इस तरफ वाला इलाका हो गया, ये वाला इलाका, इसको हम कह देते हैं कि यार ये बंगाल की खाड़ी वाला इलाका हो गया, बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये बंगाल है और उसकी खाड़ी वाला इलाका। और इस तरफ हम कह देते हैं कि ये अरब सागर हो गया। अरब सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ अरब है पास में, तो अरब सागर अरबियन से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि पूरा हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया था उन्होंने, एकाधिकार कर लिया था पुर्तगालियों ने। अब आप देखोगे, यानी कि देखो ना, चारों तरफ इनकी तो बस्तियां बसी पड़ी हुई है चारों तरफ, तो अधिकार हो गया ऑटोमेटिकली। और अधिकार कैसे किया कि अगर किसी इंडियन को या किसी अरबियन को अगर व्यापार करना है ना हिंद महासागर पे, अपनी जहाज लेके जाना है, तो उसको पहले एक परमिट लेना पड़ता था, एक पास लेना पड़ता था, एक कार्ड्स कहते थे उसे, वो लेना पड़ता था कि भैया, पुर्तगालियों से बोलना पड़ता था कि भैया हम व्यापार कर ले, हमें थोड़ी परमिशन दे दो यार, उन्हें पैसे पूसे दे के। तो ये कार्ड्स लेने की, जो कार्ड्स काफिला पद्धति है, किसने स्टार्ट करी? पुर्तगालियों ने स्टार्ट करी है। ठीक है ना, तो इस तरह से उन्होंने एकाधिकार किया। एक बात हो गई, तो आपको दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कार्ड्स, आर्मेडा, काफिला पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया। तीसरी बात, जैसविट पादरियों का। ये जैसविट धर्म प्रचारक जो हुआ करते थे, यानी कि जो ईसाई थे, ये चाहते थे कि लोग हमारी तरह, हमारे क्रिश्चियन, जो हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसका वो बड़े आगे फैले, उसके लिए लोग हमारे धर्म में आए दोबारा से। तो वो यहाँ से पुर्तगाल से भारत में उनका प्रवेश होने लग गया, यानी कि वो लोगों को अपने धर्म के बारे में बताने लग जाते थे और फिर उनको अपना धर्म कबूल करवाते थे, ऐसी चीजें होने लग गई थी। तो पहली बात, जैसविट पादरी जो भारत में आए थे वो इसी के पुर्तगालियों के टाइम पे ही आए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अकबर के समय कौन से दो पुर्तगाली जो ये पादरी थे, यानी कि जैसविट पादरी आए थे। एक का नाम है मॉन्सरेट, एक का नाम है एकाबीवा। मैंने कैसे याद रखा? मैंने तो ऐसे याद रखा कि मॉन्सरेट, मॉन्सरेट मतलब मॉनसून, मॉनसून टाइप का ना, मॉनसून आया तो मॉनसून से मॉन्स और रेट, रेट रेट धीरे करके याद हो जाता है। एक एका बीवा, एक दिन मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने कहा यार वो एक तो याद आ गया, एक नहीं आया, एक नहीं आया, तब मुझे याद आया कि एका बीवा, अच्छा जो एक याद नहीं आया था वो एका बीवा था, और एक का तो रेट हम पहले ही लगा चुके हैं मॉनसून जब आया था, तो मॉन्सरेट हो गया और एक एका बीवा हो गया। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आए थे। कई बार क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मॉन्सरेट किसके दरबार में आया था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, ऐसे आ जाएगा। कई बार आ जाएगा कि इनमें से कौन पुर्तगाली पादरी हैं, या फिर कई बार आ जाएगा मॉन्सरेट और एकाबीवा हैं कौन। नीचे चार ऑप्शन आ जाएंगे, पुर्तगाली वॉइसरॉय हैं, या अंग्रेज अधिकारी हैं, या पुर्तगाल से आए हुए पादरी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस तरह से आप इसी को घुमाया फिराया जा सकता है। ये जो कार्ड्स आर्मेडा पद्धति नहीं, जिसमें लाइसेंस लेना पड़ता था, आपको पता है अकबर ने भी व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से लाइसेंस लिया था। ठीक है, हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट चीज अगर आप थोड़ा सा देखोगे कि इसमें क्या क्या और हो सकता है, तो आप अगला पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये शाहजहां का हुगली पर अधिकार। मैंने आपको पीछे ही बताया था 16 दूनी 32, तो ध्यान रखना, हुगली पर अधिकार शाहजहां ने वापस ले लिया था अपना, यानी कि पुर्तगालियों को वहां से भगा दिया था और शाहजहां ने दोबारा उसे अपने कब्जे में ले लिया था। कब? 16 दूनी 32 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि हुगली पर पुनः अपना अधिकार इनमें से किस मुगल शासक ने किया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, या फिर जहांगीर? शाहजहां इसका सही जवाब है। कब किया आ सकता है? 1632 भी ऐसे करके आ सकता है। या फिर शाहजहां ने इनमें से किसको हटाकर हुगली पर पुनः अधिकार किया? अंग्रेज, पुर्तगाली, डैनिश, डच, पुर्तगाली। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अब फाइनल एक बात, बहुत बारी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि तंबाकू हो गया, तंबाकू जो लोग कभी कभी खा लेते हैं, वो तंबाकू जो हम कहते हैं वो भारत की अपनी वो नहीं है, तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तंबाकू की खेती होती है ना, वो बेसिकली पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई थी भारत में। काली मिर्च को भारत में इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, यानी कि जिसमें किताबें वगैरह छपती हैं, पेपर वगैरह छपता है, जिसमें लिखा जाता है ना, प्रिंट होता है, वो 1556 ईस्वी में। क्या कुछ याद आ रहा है 1556 से आपको? 1556 से आपको याद आना चाहिए कि यार इस समय तो ये प्रिंटिंग प्रेस में किताबें छापने में बिजी थे। वहां अकबर अपनी लड़ाइयां लड़ रहा था 14 फरवरी को। 14 फरवरी को अकबर अपनी लड़ाइयां लड़ रहा था वहां पे 1556 ईस्वी में। कहां पर? पानीपत का सेकंड वॉर, 14-15 साल की उम्र में। तो इसीलिए ऐसे समझ लो कि जब वहां अकबर की पानीपत की द्वितीय वॉर चल रही थी, सेकंड वॉर चल रही थी, तो ये यहाँ पे उसकी खबरें छाप रहे थे। असल में खबरें नहीं छाप रहे थे, ये अपने धर्म प्रचारक वगैरह जो थे वो अपनी किताबें छाप रहे थे। लेकिन याद करने के पर्पज से याद रहेगा कि प्रिंटिंग प्रेस 1556 में आई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जहाज निर्माण। इन्होंने आकर, क्योंकि इनका जब एकाधिकार हो गया था हिंद महासागर पर, तो जहाज वगैरह अच्छी क्वालिटी के चाहिए थे ना, तो जहाज वगैरह का बनाने का काम भी इन्होंने किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है गोथिक स्थापत्य, गोथिक आर्किटेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं। इस तरह का जो शेप होता है ना, कि आपको कभी दिखेगा, जैसे आप कभी भी कोई भी चर्च में जाके देख लो, आप बाहर से देखेगा आपको अगर,
तो इस तरह के जो शेप होते हैं अलग से दिख जाता है। अगर आपको चर्च है तो आप अलग से पहचान जाओगे कि यार ये चर्च है। क्यों पहचानते हो? उसका एक स्पेशल जो आर्किटेक्चर रहता है, स्पेशल जो उसका स्थापत्य रहता है, उससे इस पर्टिकुलर स्थापत्य को कहते हैं हम क्या, गोथिक आर्किटेक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोथिक आर्किटेक्चर। ये स्पेशल टाइप का जो रहता है, ठीक है। ये गोथिक कहां से आया? ये भी पुर्तगालियों से आया। फाइनली हमारे पास पुर्तगालियों का पतन के कारण क्या है हमारे पास? जैसे पुर्तगाली हमारे पास आए थे, उसके कुछ कारण ये है कि अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण, क्योंकि अल्बुकर्क जो सेकंड वायसरॉय था इनकी तरफ से आया था, उसके बाद कोई खास लोग नहीं आ पाए। अल्बुकर्क ने तो बड़े जबरदस्त काम किए। उसने 1510 में गोवा को कब्जे में ले लिया, 1511 में मलक्का को कब्जे में ले लिया, 1515 में हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। तो उसने तो खास काम किए थे। इसके बाद इतने अच्छे खास काम हो नहीं पाए, ऊपर से जो अल्बुकर्क ने जीता था वो भी लुटा दिया उन लोगों ने। तो अयोग्य उत्तराधिकारी कारण थे पुर्तगालियों के पतन का भारत में। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार। मैंने स्टार्टिंग में आपको स्पेन दिखाया था, पुर्तगाल दिखाया था। स्पेन बड़ा बड़ा सा है, पुर्तगाल छोटा सा है। स्पेन ने कब्जे में ले लिया पुर्तगाल को। अब पुर्तगाल बेचारा खुद ही कब्जे में आ गया, तो वो दूसरी जगह जाके क्या कर पाएगा? तो इसलिए धीरे धीरे यहां से पुर्तगालियों का भी सफाया होने लग गया भारत से। तीसरा कारण है विजयनगर के साम्राज्य का पतन। अब विजयनगर आपने कभी क्या पता सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम पढ़ेंगे इसे मध्यकालीन भारत पे। तो विजयनगर एक तरह से आप समझ लो कि प्रायद्वीपीय भारत में एक जगह थी विजयनगर। वहां के राजा कृष्णदेव राय बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। इनके बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे पुर्तगाली, इनकी बड़ी अच्छी बनती थी पुर्तगालियों के साथ। तो अब जब विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया तो पुर्तगालियों के एक तरह से दोस्त खत्म हो गए इंडिया में, तो इसलिए फिर धीरे धीरे पुर्तगाली भी खत्म होने लग गए। चौथा कारण है ब्राजील की खोज। जैसे इंडिया की खोज कहते हैं ना कि वास्को डी गामा ने खोजा, ऐसे एक बंदा गया, उसने ब्राजील को खोज लिया। उसने बोला यार ब्राजील भी एक जगह है, यहाँ भी सिचुएशन अच्छी है, बहुत अच्छी चीजें दक्षिण अमेरिका में, हम यहाँ जाके व्यापार करते हैं। तो धीरे धीरे भारत में उनका रुझान कम हो गया। क्यों? क्योंकि भारत में और लोग भी आ गए थे, डच आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे, यहाँ लड़ाइयां लग गई थी इनके बीच में। इन्होंने कहा लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, व्यापार करेंगे, इससे अच्छा चुपचाप ब्राजील में निकल लो। तो भारत में इनकी रुचि थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई थी। तो ये भी एक कारण था। ये आपको दिख रहा होगा कि लाइन वगैरह पहले से, एक्चुअली क्या मैं वीडियो बना चुका था, ये वाला आगे का पोर्शन ये दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि वो आगे कैमरा वगैरह ने कुछ प्रॉब्लम कर दी थी, ठीक है। अच्छा, फाइनली आपके लिए हैं कुछ एमसीक्यूज। अब देखते हैं कि आपने कितना पढ़ा, लेकिन उससे पहले हल्का सा देख लो। ये है वो पोजीशंस। ये स्पेन आपको दिख रहा है साइड में, ये है पुर्तगाल। प्रॉपरली मैं आपको ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा वर्ल्ड में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। अभी तो फिलहाल मैं आपको इतना ही दिखा रहा हूं कि पुर्तगाल देख लो, इतना सा बेचारा, और स्पेन ने पूरा कब्जा कर लिया था इस पर, सिर्फ इसीलिए रखा था। फाइनली ये क्वेश्चन हैं कि आपको जवाब देने हैं, आपके सामने रखे हुए हैं। मुझे क्वेश्चन के जवाब कैसे मिलने चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में 1 के आगे लिखना ABCD जो भी होगा 1 2 3 4 5 और उनके सामने ABCD लिखना। मैं चेक करूंगा किसने क्या सही जवाब दिया। प्लीज टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम योर साइड। पुर्तगालियों ने किसके समय में गोवा पर अधिकार किया था? अब आप देखें, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देख ले। हुगली पर से पुर्तगालियों का नियंत्रण कब समाप्त हुआ? आपको पता होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन पढ़ लो कि भारत में पुर्तगालियों की देन इनमें से क्या नहीं है। एग्जाम में इतना अच्छे हरे कलर से नहीं लिखा होगा, इसलिए ध्यान देखना कि है या नहीं है लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है। देख लो पुर्तगालियों के भारत में पतन के क्या कारण थे। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपसे। आप किसी भी स्टेट पीएससी यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे होंगे तो वहां पर भी इस तरह से फॉर्मेशन में आपसे पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन। तो प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अकबर के काल में इनमें से कौन से ईसाई पादरी भारत आए थे? मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, आप खुद ही देख लो। और जो ऑप्शन ऐसे है ना जो नहीं भी है, उनसे भी खुद सोचना कि ये ऑप्शन भी मैंने ऐसे नहीं रख रखे ऑप्शन चारों, उनके भी अपने अपने मतलब है चारों ऑप्शन में, जो 3 गलत है, ठीक है ना। ठीक है, फाइनली ये मैं हूं प्रणव पांडे, एमएससी मैंने फिजिक्स से किया साइंस साइड से। और मैं जानता हूं कि साइंस साइड के स्टूडेंट्स को आर्ट्स वगैरह या फिर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम साइंटिफिक वे में हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह को ही पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम कवर कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चंस मैंने पूछे इनका जरूर जवाब नीचे पे दीजिएगा। और ये क्योंकि पहला वीडियो था मॉडर्न हिस्ट्री पर, तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर बताएं कि इस तरह की मेथोडोलॉजी कैसी होगी। और क्योंकि ना मुझे खुद नहीं पता भी टाइम कितना लग रहा होगा, कितना नहीं लग रहा होगा, ज्यादा लग गया होगा शायद या फिर जो भी है, लेकिन देखिए टाइम लगेगा क्योंकि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। अगर हम क्योंकि ना अगर आप अभी ना 2-5 मिनट की वीडियो में खत्म कर लोगे ना, आपको पता है पूरे साल भर खत्म कर दोगे, आपकी हिस्ट्री खत्म ही नहीं हो पाएगी। लेकिन एक बार प्रॉपरली सब्जेक्टिव वे में अगर आप पढ़ते हुए चलोगे तो आप समय रहते 10-15-20 दिनों में आराम से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर सकते। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, नीचे लिंक दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं से आप पीडीएफ ले सकते हो। बस एक बार देखने की देर है, अगर आप रोज रोज रिवीजन कर रहे हो, एक बार देखने की देर है 5 मिनट के लिए, पूरा चीजें आपके दिमाग में बस जाएंगी और आप देखोगे कितने क्वेश्चन आज जो हमने पढ़ा इसमें से न जाने कितने क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगले लेक्चर में हम डच, अंग्रेज और उसके बाद फिर चीजें स्टार्ट करेंगे और असलियत में हमारी कहानी स्टार्ट होगी जब अंग्रेज भारत में आएंगे, प्लासी का वॉर वगैरह स्टार्ट होगा, वहीं से सारी कहानी हमारी आधुनिक भारत की स्टार्ट होती है। फिर हम सब पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा जरूर आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर आप इसे करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ना केवल हिस्ट्री बल्कि ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और बाकी सब चीजें सीसेट यूपीएससी के लिए जो है वो और एसएससी के लिए मैथमेटिक्स, ये सब मैं कवर कर रहा हूं इस चैनल में और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी।
और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अपना प्यार जरूर दें, क्योंकि देखिए एक ऑप्शन ये भी है कि मैं इन सबको पेड कर लूं, 100 200 500 बच्चे मेरे पास आ सकते हैं आराम से वैसे करके, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीजों को कवर करें, ताकि जो स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहे उनके लिए भी चीजें आसान हो सके। अभी के लिए स्टूडेंट इतने, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।